बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में ही क्योंकि अपडेट हमारे पास आ चुकी हैं कोविड की 24 घंटों के फिगर्स जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और हम देख रहे हैं रोज़ाना केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको अपडेट रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको महफूज रखा जा सके, आपको पता हो कि बाहर हो क्या रहा है, कोरोना की हलाकत खेजी किस तरह तेज़ी से चल रही है, ताकि आप अपने आप को महफूज रख सके। अपडेट जो अब तक हमारे पास मौसूल हुई हैं आपको बताते चले। 24 घंटों के दौरान कोरोना से अब तक 28 अमवात, 24 घंटों के दौरान 28 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और इसके साथ साथ 1575 नए मरीज़ जो हैं वो ऐड हुए हैं। 28 अमवात हुई हैं कोरोना से और 1575 मरीज़ जो हैं उनका इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब शहर में लॉकडाउन भी किया गया है और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जहाँ कहीं SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि केसेस इतनी तेज़ी से किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो ज़रूरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि एहतियात कीजिए, क्योंकि जब तक आपका ताउन नहीं होगा, जितने मर्जी लॉकडाउन कर लिए जाए, जितनी मर्जी टाइमिंग्स को महदूद कर दिया जाए, हालात कंट्रोल नहीं होंगे। आगे चल के हम इसमें डिटेल में बात करेंगे हुकूमत हिकमत अमली क्या है कोविड की मौजूदा सूरत हाल को लेकर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जानते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो मौसम की कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वक्त 10 बजे का टेम्परेचर बाहर क्या है, मौसम की सूरत हाल क्या है। 26 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त का टेम्परेचर बाहर है। इसके बाद आगे चलते हैं और देख लेते हैं 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। टेम्परेचर होगा जी 29 डिग्री सेंटीग्रेड 12 बजे का। और इसके बाद 3 बजे मौसम कैसा रहेगा, सनी होगा वेदर और टेम्परेचर होगा जी, दर्जा हरारत होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं, शाम 6 बजे हम देख रहे हैं कदरे बेहतर मौसम हो जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। 9 बजे आप देख सकते हैं वेदर क्लियर होगा और टेम्परेचर होगा जी 22 यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये थी मौसम की सूरत हाल। आज दिन भर का टेम्परेचर क्या होगा आपके साथ शेयर कर दिया। शहर की सूरत हाल की तरफ बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। हमारी लीड स्टोरी क्या है जी, सबसे पहले मैं आपको वो बताती चलूँ जी। सारिफीन को एक और झटका, बिजली 64 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। शहर में चीनी की किल्लत और कीमतों का बहरान खत्म न हो सका, कई इलाकों में चीनी नायाब। 200 सस्ती मोबाइल शॉप का आगाज कर दिया गया। शहर में 30 रमजान बाजार लगेंगे। और इसके बाद तजावुजात की भरमार, दुकानें आधी से ज्यादा सड़कों तक फैल गई। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। कोविड की मौजूदा सूरत हाल भी हमने आपके साथ शेयर कर दी। इसके साथ साथ शहर की दीगर खबरें भी हमने डिस्कस की हैं, जिनमें हमने बताया कि सारिफीन, बिजली सारिफीन जो हैं उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। चीनी की किल्लत के हवाले से भी खबर है और इसके साथ साथ रमज़ान की तैयारियां अब किस तरह से हो रही हैं ये भी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आज की इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रज़ा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? उदास क्यों? पता नहीं, अब ये तो मेरी बेगम भी पूछ रही थी कि क्यों उदास हूँ। अच्छा, वैसे ऐसी, अब मुझे नहीं पता आपकी उदासी की वजह क्या है। हाँ। लेकिन कभी कभी वाकई आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि आपको कभी भी नहीं पता होता कि हुआ क्या है। हाँ, मेरे ना दो एक वजूहात इकट्ठी हो गई। मतलब एक तो ये है कि पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं कोरोना का शिकार हुआ था और मैं चला गया था PKLI। मेरी अपनी कुताही थी कि मैंने एहतियात नहीं की थी और उसके बाद वो जो 21 दिन है घर वालों से दूर और अकेले घर वालों से दूर और रमज़ान, और 2 दिन पहले आमना ने कहा कि एहतियात करो, तुम्हें यकम रमज़ान याद नहीं है। अब यकम रमज़ान को मैं गया था। अब जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है, मेरे अंदर का खौफ जो है वो मेरी तबीयत पे आ गया। अच्छा, वो जब मेरी तबीयत पे हावी हो गया है तो मैं कोशिश भी कर रहा हूँ इससे निकलने की। मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ, उनको डराने की कोशिश करता हूँ।
लेकिन अपना ही खौफ जो है वो मुझे अंदर ही अंदर जो है उसने उदास कर रखा है कि कहीं ये वही रमज़ान, देखिए ये खौफ है, वो सज़ा जो अल्लाह ताला ने मुझे मेरे अमाल की वजह से दी कि मुझे 21 दिन अपने घर वालों से दूर रमज़ान के दिनों में जब अफ्तारी सहरी का एक चाम होता है इंसान के, वो रहना पड़ा। अब मैं खुदारा तमाम शहरियों से ये हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदारा एहतियात करें, कोरोना है, कोरोना फैल रहा है, और कोरोना जब आपने बात शुरू की तो कहीं कहीं किसी जगह एहतियात नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दुकानों पे चले जाएं, आप मार्केट्स में चले जाएं, आप रोड्स पे चले जाएं, कोई मेरा ख्याल है कि इक्का दुक्का चलान है। ये जो हमने परसों खबर भी शायद छाई की थी, 64,000 चलान हुए। बिल्कुल 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की और 1.5 करोड़ से ज़्यादा आवाम है लाहौर की। बिल्कुल उसमें ये 64,000 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो है। ये मास्क की पाबंदी लोग नहीं करते। मैं कल एक मेडिकल स्टोर पे अपनी मेडिसिन लेने गया, तो मेडिकल स्टोर वालों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। तो आप अंदाजा कर सकते और हैं बड़ी कंपनी का मेडिकल स्टोर है, मतलब जिसकी ब्रांचेस हैं, जिसको मतलब हम समझते हैं कि जी ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलाई जाती है। मैं नाम नहीं लेता, चले क्यों उसकी मशहूरी या बदमशहूरी करनी, बाद में तुम्हें बता दूंगा। चलें, खैर ये तो बार बार मैं सब लोगों को ये कह रही हूँ कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के बाहर कहीं जाऊँगी तो कम से कम मैं अपने आप को महफूज रख सकूंगी, इसीलिए आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जाहिद साहब, अपडेट अब तक जो 24 घंटों की हमारे तक मौसूल हुई हैं, 28 संवाद 24 घंटों में हुई हैं, ये शिद्दत में कमी देखने में नहीं आ रही है। पहले तो आप अपडेट्स बताइएगा, शहर के अस्पतालों की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में कोरोना वायरस की 1575 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। इसके साथ साथ शहर के अस्पतालों में 28 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, और जो अस्पतालों में जेर इलाज कन्फर्म मरीज हैं कोरोना वायरस की, उनकी तादाद 752 है, जिनमें से 202 मरीज जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर के जरिए मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है। ये बदस्तूर तादाद जो है वो पहले की तरह ज्यादा है। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। आमिर भाई, लोगों को किस तरह से पाबंद बनाया जाए, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। मैं हर रोज़ बताती हूँ कि फैमिली में अगर किसी के ऐसे कोरोना से मुतासर होने की या डेथ की खबर मिले, यकीन माने दिल परेशान होकर रह जाता है। ये वो चीज़ें हैं जब आप अपने करीबी रिश्तेदारों में देखते हैं, अपने किसी प्यारे में देखते हैं, तो आप ज़्यादा उस चीज़ को फील करते हैं। लोग नहीं समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। देखिए, आपकी सासियत मजीद उस वक्त जागती है जब लोग कोरोना से ही इनकार करते हैं। अभी ये जाहिद चौधरी ने दादोशुमार दिए, ये दादोशुमार मेरा ख्याल है ये 10% भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं कराते हैं। ये दादोशुमार सारे के सारे बनते हैं आपके टेस्ट की रिपोर्ट से। बीमार हुए लोग, मेरे घर में काम करने वाली बीमार हुई घर में, उसने 2 दिन 3 दिन गुजारे, उसके बाद वो काम पे चली गई। इसी तरह से जो लोग हैं जो इस तबके से तलक रखते हैं, जिसको हम मतवस्त तबका कहते हैं और मिडिल क्लास है, वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, वैसे आई एम सॉरी टू से, ये जो टेस्टिंग की सहूलत मुफ्त की बात की जा रही है, सबके लिए है की बात की जा रही है, ये सब झूठ है आमिर भाई। हमारे अपने इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं कि जी टेस्ट कराने जाएं और किट्स नहीं है, ये कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आपको टेस्ट की भी कोई जरूरत नहीं। अगर 2 लोग जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, किसी दोनों को सिम्टम नहीं है तो एक का टेस्ट किया जा रहा है फैमिली को, और कहा जा रहा है अच्छा अगर एक को है तो दूसरे को भी होगा। 1 साल से ज्यादा टाइम गुजर जाने के बावजूद आप अपनी सेहत सहूलियात ही नहीं बेहतर कर पाए हैं। आपसे कोई भी बात पूछ ली जाए, आप कोविड का बहाना करके कि हमारी तमाम कैपेसिटी इधर है, आप बरी जिम्मा हो जाते हैं। तो कोरोना की कौन सी सूरत हाल बेहतर है? कौन से आप तक आपने टेस्ट फ्री जो हैं? ये आपने बात ठीक कही कि इस गवर्नमेंट के आने का मकसद ये था कि जो रहायशी हैं, जो शहरी हैं, उनको बेहतर तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी। अब मेरा ख्याल है कमिश्नर तब्दील हुआ है और कमिश्नर ने आते ही कुछ स्टेप्स तो लिए हैं। अल्लाह करे वो कायम भी रहे। उठाया गया जो कि मास्क की तकसीम के हवाले से। मास्क की तकसीम असल में इस तरह से नहीं है जिस तरह से मैंने पहले कहा था। आप कितने मास्क ले लेंगे? 1 करोड़ मास्क ले लिया, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। 1 दिन में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तमाम दुकानदारों से कहें कि वो मास्क रखे, जिसने नहीं मास्क पहना उसको मास्क बेचें। बिल्कुल बिल्कुल, वो घर से मास्क पहन के आएगा, उसको पता मुझे 10 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने आपको मेडिकल स्टोर के अभी वाकया सुनाया कि मैं कल अपनी मेडिसिन लेने गया हूँ और उन्होंने मास्क नहीं पहने होते। जब मैंने आवाज लगाई है, कहता सर ये मास्क ही है, वो यहाँ रखा हुआ था मास्क। बहुत सारे लोगों का यही रवैया। आमिर भाई, ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मौजूदा कोविड की सूरत हाल से आपको आगाह किया, लोगों के रवैयों से आपको आगाह किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं, लॉकडाउन किया गया, स्कूल्स की बंदिश की गई, शादी हॉल्स बंद किए गए, पार्क्स बंद किए गए, बाजारों की टाइमिंग महदूद कर दी गई, अब ऐसा क्या किया जाए कि ये जो केसेस मतवातर बढ़ रहे हैं कम से कम इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये रेशो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, अमवात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर हम स्पेसिफिकली पंजाब शहर लाहौर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल लाहौर में और पंजाब में देखने में आ रही है। अब हुकूमती हिकमत अमली मौजूदा सूरत हाल को लेकर क्या हो सकती है, क्या प्लान किया जा रहा है, क्योंकि केसेस तो मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आप बाखूबी आगाह होंगी हालात किस तरफ जा रहे हैं, केसेस किस तरह तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों का रवैया क्या है वो भी आप अच्छे तरीके से जानती हैं। हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं लॉकडाउन की सूरत में, स्कूल्स की बंदिश की सूरत में, मार्केटों की टाइमिंग महदूद करने की, मुझे लगता है ये भी किसी हद तक अब नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि केसेस उस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। आप समझती हैं कि अब कोई हिकमत अमली में तब्दीली की जरूरत है या कुछ प्लान किया जा रहा है? देखिए जी, मजीद सख्त इक़दाम की ऑप्शन तो हमेशा से खुली है और असद उमर साहब ने बार बार इसकी भी दी है कि अगर हालात किसी स्टेज पर भी हमें लगे कि कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो हम सख्त इक़दाम की तरफ जा सकते हैं। और इस वक्त देखिए थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि हमारा सोशल फैब्रिक क्या है। छोटे छोटे मोहल्ले हैं, एक एक गली में 200 लोग रहते हैं, दो मोहल्ले के घर में बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती हैं। तो हमारा उस तरीके से जो लॉकडाउन पर वो है वो इसलिए भी इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि हमारी स्पेशली जो हमारी अर्बन स्लम्स है यहाँ पर उनके आप गली में जाके देखें तो वहाँ पे तो किसी किस्म का लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन जो है वो इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि पॉपुलेशन इतनी डेंस है और छोटे छोटे एरियाज में बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। पर बहरहाल सारी पॉसिबिलिटीज अंडर कंसिडरेशन है और जितना आप देख रहे हैं कि वजन से इजाफा हो रहा है। 2 दिन स्टेबिलिटी आई थी मगर आज फिर 5000 के नंबर को हमने क्रॉस कर लिया है। तो दिस शोज के सिचुएशन जो है वो वाकई बहुत सीरियस है और ये सारी सिचुएशन डेली बेसिस पे NCOC पे रिव्यू होती है और मैं समझती हूँ कि जल्दी अगर इसी तरह से ये केसेस बढ़ते रहे तो कोई मजीद डिसीजंस ले जाने के चांसेस हैं। अच्छा मैडम, आपने खुद ही बात कर दी जो अर्बन स्लम्स एरिया है, अब वहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं है, यही हम बात मैं और अना ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे। हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों तक महदूद हैं। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सिर्फ दुकानदारों को जाकर धमकाता है। लाहौर में इस वक्त भी दुकानों से ज़्यादा ठेले मौजूद हैं और जहाँ पर खुलेआम कारोबार होता है और आमने सामने और रश लगा रहता है। कई ठेले तो ऐसे खाने पीने के हैं जहाँ पर लाइनें लगती हैं लेकिन कोई SOPs नहीं होते, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की करती आपकी गवर्नमेंट। अगर वो कार्रवाई करे, मुझे हमेशा से ये इतराज़ रहा कि फूड अथॉरिटी है तो वो अच्छे रेस्टोरेंट्स पे छापे मारती है, जो आम लोगों के खाने पीने की चीज़ें हैं उसको कभी चेक भी नहीं करते हैं कि वो क्या है। वही बीमार होते हैं, उन्हीं का इलाज नहीं होता, सरकारी हॉस्पिटल्स आपके सामने हैं। तो इन लोगों को बचाने के लिए क्या हमें इन एरियाज में ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए? ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। हाँ जी, देखिए इस वक्त मास्क के इस्तेमाल के ऊपर तो काफ़ी सख्ती हो रही है, फाइन्स भी हो रहे हैं और मास्क इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। देखिए एक बात और भी हमारे समझने की है कि ये जो कोरोना वायरस है ये अब कुछ अरसे के इस दुनिया में मौजूद है। ये कोई महीने 2 महीने 3 महीने की बात नहीं है, ये अब कुछ ईयर्स की बात है कि इससे हमारे सिस्टम में रहना है। हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल चेंज करने हैं। लोगों को इस चीज समझना पड़ेगा कि तर्ज जिंदगी जो है वो अब ये हमारा ये काम और हमारी जिंदगी का हिस्सा अब इनको बनना चाहिए क्योंकि कोई चीज होती है जो टेम्परेरी होती है, उसके लिए टेम्परेरी कैरियर होते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म चीज है जिसके लिए लॉन्ग टर्म एक्शन ही चाहिए होंगे। मगर जब तक अवाम इस बात को नहीं समझेगी हुकूमत अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। हुकूमत को अपनी तरफ से मैं समझती हूँ कि तमाम मेजर्स कर रही है। हमें एक तरफ हॉस्पिटल को देखना है, वहाँ कैपेसिटी बढ़ानी है, दूसरा हमें अपने वैक्सीनेशन की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाना है
अगर अब एसओपी से भी लोकल इंतजामिया बिलाशुबा मैडम, आवाम का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जहां पर आप हुकूमती इकदाम की बात कर रही हैं, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, पूरा साल हो गया हम आवाम तक फ्री टेस्ट की सहूलत नहीं पहुंचा सके हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि पूरा एक साल गुजर जाने के बावजूद भी लोग फ्री टेस्ट की सहूलत को जो है वो इधर उधर भटक रहे हैं कि किस तरह टेस्ट कराया जाए, जब तक सिम्टम्स जिन लोगों को हैं उनके टेस्ट भी अब बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। क्या वजह समझती हैं आप? जहाँ तक मेरे में है कि गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटीज, जितने हॉस्पिटल्स जो बड़े वाले हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स, वहाँ पर ये फ्री टेस्ट की सहूलत मौजूद है। और टेस्टिंग किट्स मैंने आज भी, अभी मेरी बात हुई है एनसीओसी में, एनडीएमए के पास वाफिर मिकदार में किट्स मौजूद है, हमारे पास बैकअप है। और अगर किसी जगह पे कोई शॉर्टेज है तो वो रिपोर्ट करें, उनको फौरी तौर पे मुहैया की जाएगी। मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री टेस्टिंग जारी है और जो कोई जाता है उसकी हो जाती है। अगर कोई स्पेसिफिक केस अगर आपके पास है वो जरूर बताइएगा। अगर कहीं पर शॉर्टेज है तो वो इन्फॉर्म करे अथॉरिटीज को, उनको मिल जाएगी किट्स, क्योंकि किट्स की इस वक्त हमारे मुल्क में शॉर्टेज नहीं है, बैकअप जो है वो मौजूद है एनडीए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं भी जरूर, कर लूँ, जरूर। क्योंकि आप तहरीक इंसाफ से हैं और हुकूमत ने अभी तक वैक्सीनेशन के लिए कोई जामिया प्रोग्राम जो है वो नहीं Yes. तश्कील दिया। खित्ते में सबसे कम रेशो वैक्सीनेशन का वो पाकिस्तान का है, और जो आमिर कि भाई, लम्हा अब तो लोग फिक्रिया है। लगवाना चाह रहे हैं और पता ये चल रहा है कि वैक्सीन इसीलिए हमें रेड लिस्ट में शामिल कर दिया इंग्लैंड ने भी। तो क्या समझती हैं कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और तेज़ी से बढ़ाना ज़रूरी है? हम पहले 60 साल पे गए या 50 साल पे आए हैं, तो अभी तो बहुत काम स्लो है। देखिए ये जो आपकी बात है कि जामिया पॉलिसी की, मैं समझती हूँ इस वक्त हमारे पास एक बहुत जामिया पॉलिसी है जिसके तहत वैक्सीनेशन हो रही है। सबसे पहले पूरी दुनिया में आप जो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जिनको होने के चांसेस होते हैं, उनको करते हैं। तो उसी लाइन में चलते हुए पहले हमने अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रजिस्टर किया था और वो करीब 6 लाख के करीब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया, क्योंकि वो लोग हैं जो डायरेक्टली कोरोना पेशेंट से कॉन्टैक्ट में होते हैं और उनको डील कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमने ये हमारे सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट करना शुरू किया, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब आपने देखा है कि स्टेप वाइज हम 50+ के ऊपर आते हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और आने वाले 8-10 दिन में उनके लिए भी वैक्सीनेशन खोल दी जाएगी। तो ये तो बड़ा सिस्टमेटिक है और नादरा के साथ कनेक्टेड है। हमारा निम्स जो है, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम है जिसमें एक एक वैक्सीन जिसको लग रही है वो रजिस्टर हो रही है, उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को एज अ होल 70%, 65-70% पॉपुलेशन को हमने कवर करना है, जिसका सारा डेटा मेंटेन हो रहा है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक कंप्लीट और अच्छा निजाम बना हुआ है। सिर्फ ये कि शुरू में हमारे सही। डॉक्टर साहिबा, एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि शहर के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, टीचिंग हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर टेस्ट की फैसिलिटी है और जो लोग जा रहे हैं उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक आमिर भाई, टीचिंग हॉस्पिटल में एमएस भी तैनात नहीं है। शहर के 9 बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं जहाँ पर एमएस की तैनाती अभी तक अमल में नहीं लाया जा सकी। तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि अगर एमएस तैनात नहीं, इंतजामी मामलात किस हद तक मुतासिर होंगे? कोविड के पेशेंट, दीगर पेशेंट जो अस्पतालों में आते हैं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। क्या ये किसकी गफलत है? क्या जरूरी नहीं समझा जा रहा है एमएस की तैनाती को? देखिए, किसी भी इदारे के हेड के बगैर उसकी कारकर्दगी तो जरूर मुतासिर होती है। अगर इस वक्त आप अगर वैक्सीनेशन सेंटर्स को देखें या कोरोना वार्ड्स को देखें, मेरा ख्याल है कि लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। हमारे जैसा कंट्री जहाँ पर वीक हेल्थ सिस्टम था, इस कोविड पैंडेमिक में मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने फिर भी बहुत बेहतर परफॉर्म किया बहुत सारे डेवलप्ड नेशन से। आज अगर आप देखें तो ये इस पैंडेमिक ने किसी भी डेवलप्ड नेशन को और डेवलप या हमारे जैसे जो कंट्रीज हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पर भी उसी तरह से बात हो रही है, वहां पर भी उसी तरह से हॉस्पिटल्स में रश लगा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, हमारे दूसरे पेशेंट्स को बहुत सफर करना पड़ रहा है ना, जो अस्पतालों में आ रहे हैं उनको उस तरह से तिबी सहूलियात नहीं मिल रही हैं, उनको अद्वियात की फराहमी, टेस्टिंग की सहूलत, जो फ्री टेस्ट किसी जमाने में थे, अब तो मशीनरी खराब होने की वजह से लोग महंगे टेस्ट कराने पर मजबूर हैं। देखिए, इस वक्त हमारा मुल्क जो है बहुत अनयूजुअल सिचुएशन में से, बल्कि पूरी दुनिया ऐसे बहुत
अनयूजुअल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा बर्डन हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर आ गया हुआ है। और ये सेकेंड वेव में तो जितने हॉस्पिटल एडमिशन इस वक्त हुए हैं वो पहली वेव को भी सरपास कर चुके हुए हैं। तो हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज्यादा बर्डन है और कैपेसिटी हमारी हॉस्पिटल्स की और हेल्थ केयर सिस्टम की पहले ही बहुत कमजोर थी। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि हुकूमत फिर भी बहुत मेहनत कर रही है और हमारे पास फिर भी ये कि पेशेंट्स आ रहे हैं, कोरोना वार्ड्स मौजूद है, वेंटिलेटर्स मौजूद है, तो 2500 से 3000 ऑक्सीजन बेड्स हमने मजीद सिस्टम में डाले हैं, वेंटिलेटर्स मजीद दिए गए हैं। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कैपेसिटी को जितना ज्यादा से ज्यादा बिल्ड कर सके करे, मगर चलिए जी, हम दुआ गो हैं कि गवर्नमेंट अपनी कोशिशों में कामयाब हो, हालात भी बेहतरी की तरफ जाएं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके कीमती वक्त के लिए। लेकिन अब कोशिशों से आमिर भाई आगे बढ़ने, मुझे आपका एक कमेंट चाहिए। पूरी गुफ्तगू आपने सुन ली, इत्मीनान का इजहार मैडम की जानिब से किया गया, लेकिन हालात हौसला शिकन है। हाँ बिल्कुल है, मैंने उनसे बात भी की कि हित्ते में सबसे कम रेशो हमारे पास है वैक्सीनेशन का, फैसिलिटी के हिसाब से भी हम सबसे पीछे हैं। सबसे पीछे बांग्लादेश है जो कि पाकिस्तान ही था किसी ज़माने में, वो हमसे आगे है। सही कहा। श्रीलंका है, इंडिया है, वो सब लोग हित्ते के जो लोग हैं उनकी गवर्नमेंट्स ने बहुत संजीदगी से काम किया। हम ज़रा से गैर संजीदा रहे। अभी तक हमने वैक्सीन लोगों तक सस्ते दामों पर पहुंचाने का भी इंतजाम नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, हुकूमत भी गैर संजीदा और आवाम भी गैर संजीदा। आई एम सॉरी टू से, तनकीद करने में सभी लोग बहुत आगे होते हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए। कम अज़ कम बाहर कहीं पे भी जा रहे हैं, SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिए, और अगर कोई सिम्टम्स हैं तो टेस्ट ज़रूर करा लीजिए ताकि आप दूसरों को महफूज रख सकें। इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे, ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे किस तरह से बिजली सार्फिन के लिए एक के बाद एक मुश्किल पैदा की जा रही है। आगे महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, माह मुबारक की आमद है और उस पर महंगाई का एक नया तूफान। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और खबर है जी बिजली सारिफीन के लिए, जिनके लिए है 64 पैसे फी यूनिट बिजली को मजीद महंगा कर दिया गया। आमिर भाई, जब भी कभी कुछ ऐसा होता है ना तो घर में प्लान ये किया जाता है कि इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, टाइमिंग्स मुकर्रर कर दी जाती हैं। खैर, जिन्होंने बिल देने हैं, जिनकी जेब से पैसे निकलने हैं, वो तो ऐसे प्लान ज्यादा करते हैं। आप क्या हर महीने ये प्लान ही करते रहते हैं आप किस तरह से पैसे बचाने हैं? कसम वाली बात है, मैं बिजली के मामले में प्लान नहीं करता। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मेरे घर में बिजली इस्तेमाल ही बहुत कम की जाती है। ट्रेनिंग ऐसी हमारे वालिदैन ने की कि जिस कमरे में नहीं है वहाँ लाइट सवाल ही नहीं पैदा होता चले। टीवी जो है वो कभी आपका उस एक रिमोट में मूड में नहीं होगा, ये थोड़ी सी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का, होनी उसको चाहिए। पीछे से बंद करना पड़ेगा। अच्छा, वो जो ठंडे पानी की आप मशीन जितनी मर्जी बचत कर लें, ये बचत नहीं होने दे रहे। नहीं, सुन लेना। अब उसका फायदा क्या होता है मुझे फायदा, मैं आम सार्फिन से बात कर रहा हूँ। देखिए, बिजली आप अगर कहें कि आपको आने वाले दिनों में सस्ती मिलेगी तो नहीं मिलेगी, ये महंगी से महंगी तर होती चली जाएगी। पानी कम से कम होता जा रहा है, हाइड्रो जो है बिजली वो बनना कम हो गई है, नए डैम बन नहीं रहे, बातें बहुत की जा रही हैं। बिजली की पैदावार सारी की सारी फर्नेस ऑयल पे है। दुनिया भर में फर्नेस ऑयल भी जो है वो महंगा हो रहा है, इसलिए आपको बिजली महंगी मिलेगी। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें कन्वेंशनल चीज़ों से बाहर निकलना है। हमें जो है जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं, माफ़ कीजिएगा, उसको कम इस्त्री करना है, देख कर करना है कि किस कपड़े को ज़्यादा इस्त्री की ज़रूरत है, किसको नहीं है। हम काम वाली को कहते हैं या ख़ुद जो हमारी खतून खाना है, मर्द भी करते हैं कपड़े इस्त्री, वो जो है वो इस्त्री उस वक्त इस्तेमाल करें जब उसकी ज़रूरत हो। जब ज़रूरत नहीं है तो ना करें। आयरन कर लें, दफ्तर वाले कपड़े ज़रूर आयरन कर लें। सर, दफ्तर वाले भी कर लें, बाकी भी करें, मैं ये नहीं कहता हूँ, जिसकी ज़रूरत है उसको करें। ये बिला वजह की जो हमने हर चीज जो है। आमिर भाई, आप लोगों में इतना डिसिप्लिन ले आएंगे। आपने बताया आपकी ट्रेनिंग ऐसे हुई है, बहुत अच्छी बात है, बच्चों की ट्रेनिंग करनी चाहिए, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। लेकिन आप जितना मर्जी बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना ले, 15 दिन बाद किसी ना किसी मद में दोबारा से कीमत में इजाफा, तो फिर आपने तो सर पकड़ के बैठना ही है। हाँ, नहीं बैठेंगे, आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, झटके लग रहे हैं। एग्जैक्टली, वो लिखा भी हुआ झटका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिजली आने वाले दिनों में मजीद महंगी होगी। और हमारे एक सियासी रहनुमा थे, वो कहा करते थे कि बिजली जब भी महंगी हो तो समझिए आपके वज़ीर आज़म चोर है। मतलब मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि ये होगी, मजीद भी होगी, क्योंकि हम डैम्स की तरफ नहीं जाते हैं। ये बिल जलाने वाली ऑप्शन पे हम सब लोग क्यों नहीं अमल करते? नहीं, वो सिविल नाफरमानी है और उस पर गद्दारी का मुकदमा होता है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, वो जब ओपोजिशन में थे उस वक्त हुक्मरान चोर थे। अब वो जब गवर्नमेंट में आए तो अवाम चोर है, वो छोड़ दें बात। सस्ता क्या है मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं अगली खबर भी साथ ही शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि हर तरफ महंगाई की बात ही हो रही है। सब्जियाँ महंगी हैं, चीनी महंगी है,
मार्केट में किल्लत है। कमिश्नर साहब खासी एक्टिव नजर आए थे, उन्होंने कहा था गिरां फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चीनी की जखीरांदोजी करने वालों के खिलाफ। अब माह रमजान से पहले पूरी तैयारी की जा रही है, हर कोई प्लान कर रहा है चीजें महंगी कैसे करनी है, स्टोर कैसे करनी है, किस कीमत पर खरीदी है, किस कीमत पर देनी है। मतलब हर कोई जो है वो पूरी महंगाई सबसे सस्ती ये मुश्किल है। खामोश रहे, सबसे सस्ती यही चीज है। और बोलने में अपने अल्फाज ज़ाया ना करें, ये हुकूमत आपकी बात सुनने वाली नहीं है। इसमें आप सिविल नाफरमानी करें, इसमें आप देखिए उनके पास IMF का एजेंडा है जिसके तहत उन्होंने बिजली हर माह महंगी करनी है। और महंगी करेंगे तो आवाम की जेब में से पैसा निकलेगा, जो करप्ट आवाम है उसकी जेब में से पैसा निकलेगा और वो IMF को किसकी सूरत में जाएगा। क्योंकि हम IMF के पास जाने के लिए जो खुदकुशी का ऐलान कर चुके थे वो हमने अभी तक की नहीं है। तो इसलिए हमें IMF की तमाम शराइत को अना मानना है और ये बिजली के जो झटके हैं इनको बर्दाश्त करना है। ये आने वाले दिनों में मज़ीद झटके लगने जा रहे हैं आपको, लेकिन ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा कि झटका कितना ताकतवर है। आमिर भाई, 64 पैसे आमिर भाई ये देखे ना कि मुझे सिर्फ ये बता दें, जिंदगी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर आप सांस ले सकते हैं। घर कोई नया बनाने का सोच भी नहीं सकता, गाड़ी कोई नई लेने का सोच नहीं सकता, महंगी सब्जियां, आपको हर इस्तेमाल की चीज महंगी, बिजली महंगी, ये सांस लेने पर भी टैक्स लग जाना है। मुझे तो मेरे अजीम रहनुमा ने फरमाया सुकून सिर्फ कब्र में है। अजीम रहनुमा महात्मा अजीम रहनुमा ने फरमाया, जब देखिए आपने कहा जिंदगी का कौन सा हिस्सा है तो मियानी साहब है, रहने दे मियानी साहब है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं भाई। मैं तो अपने लीडर की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में है, उसके बाहर बेसुकूनी है ना। जब तक जिंदा है इसी तरह हमने महंगाई से भी लड़ते रहना है, इसी तरह से हमने हुकूमत से भी लड़ते रहना है, आवाम से भी लड़ते रहना है। कभी क्या होता था कि जहाँ जो गलत है घर जा रहे हैं, घर वालों से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, आपको सुकून महसूस होता था। अब वो सुकून नहीं है। हाँ, लोग नहीं अपने कामों से घर जाते हैं, घर जाके आपको ये इस महंगाई की वजह से ये चीज आई है, ये चीज नहीं आई, हर घर की ये कहानी बन चुकी है। आमिर भाई, पता नहीं आधे लोग नफ्सियाती मरीज हो गए। सारे जो लोग हैं ये मेरे घर से कैसे वाकिफ हैं। मैं जहाँ गाड़ी की चाबी रखता हूँ ना, हर घर की जहाँ गाड़ी की चाबी रखता हूँ वहाँ रात गया तो बिजली का बिल पर आता यानी आते ही आपको वेलकम कहा गया बिजली। और ये खबर जो थी 64 पैसे वाली मैं चला के गया था तो बिजली का बिल देखा, खामोशी इख्तियार की और क्या बोलूं, ठंडी आह भरी। लेकिन इसका असर किसी पे नहीं होने वाला। आप जितनी मर्जी महंगाई को डिस्कस कर लें, जितने मर्जी हालात बता दें, मजाल है कि किसी के कान पे जूं तक रिंग जाए। तो आमिर भाई खबर को वाइंड अप ही कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि वो IMF का झंडा ही चलेगा और उन्हीं का डंडा चलेगा। अवाम जो है इस डंडे की शिकार रहेगी। और क्योंकि अवाम पर जो है हर किसी का बस चलता है और पता है जी इन्होंने ये चीजें इस्तेमाल करनी है तो पैसे तो लगाएंगे। अगली खबर की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद, जो कि खबर है जी 200 सस्ती मोबाइल शॉप का आगाज, शहर में 30 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। अब ये रमजान बाजार किस तरह से अवाम को फैसिलिटेट करेंगे, इनका फायदा क्या होगा, क्या असल में यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी, लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी, या 1-2 दिन मिलेंगे और उसके बाद यहाँ से तमाम चीजों का सफाया हो जाएगा। प्लानिंग इसकी क्या है, ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस तरह के दौर में दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग जो हैं वो बिलाशुबा बहुत ज़्यादा खराज तहसीन के मुस्तहिक होते हैं। जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितने भी इन लोगों के बारे में जो है अच्छे अलकाबात से इनको नवाजा जाए, मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि ये नफसा नफसी का दौर जो है आपको किसी के बारे में सोचने नहीं देता। ऐसे में खिदमत का जज्बा रखना एक बहुत बड़ी बात है। आज के मेहमान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, डॉक्टर मुश्ताक अहमद मांगट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट भी कर रखा है। इसके साथ साथ बहुत सी रिसर्च पब्लिकेशंस अपनी शाया कर चुके हैं। टेक्सटाइल और रिसर्च मैनेजमेंट के साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी, तारीख और सियाहत इनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि खिदमत का जज्बा लिए ये आगे बढ़ते हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, जो कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, लेकिन आजकल के दौर में जब हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हर चीज़ अच्छी अपने बारे में करनी है, अल खिदमत फाउंडेशन ये काम जो है बाखूबी सर अंजाम दे रही है और दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर मुश्ताक अहमद मांगट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नायब खिदमत फाउंडेशन है, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि बिलाशुबा आप लोगों जैसे लोग हैं
जिनको दिखाना भी चाहिए, जिनके बारे में बताना भी चाहिए, कम से कम मोटिवेशन होती है, कुछ अच्छा करने का दिल करता है आपका भी। अल खिदमत फाउंडेशन किस तरह से खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए है, कब से ये सफ़र स्टार्ट किया और अब आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमें मौका देते हैं और आपकी वजह से हम अपनी बात बहुत दूर दूर तक पहुंचाते हैं। ये भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अल खिदमत फाउंडेशन का आगाज़ 1990 में हुआ था। तकरीबन 30 साल हो चुके हैं अल खिदमत फाउंडेशन को काम करते हुए। पुरानी तारीख़ है, यकीनी तौर पर वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर जो हमने काम किए, जो कि हालिया कामों में गिने जा सकते हैं, उनके मतलब मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। अल खिदमत फाउंडेशन ने अपने तमाम तर कामों को 7 शोबाजात में तकसीम किया है, जिसमें एक बहुत बड़ा शोबा जो है वो डिज़ास्टर्स है, उसके बाद दूसरा शोबा हमारा ऑर्फन्स है, तीसरा शोबा हमारे पास क्लीन वाटर है, साफ़ पानी है, चौथा शोबा हमारे पास कम्युनिटी सर्विसेज हैं, और उसके बाद हेल्थ का शोबा है और एजुकेशन के, और इसके साथ साथ मुवाख़ात के नाम से एक इंटरेस्ट फ्री लोन का काम करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 बड़े शोबाजात में काम कर रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे को 135 से ज़ायद मुख्तलिफ अज़ला के अंदर हमारे दफातर मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे को 9 मुख्तलिफ रीजन्स हैं जहाँ पे हम अपने रीजन्स के ज़रिए काम करते हैं। और इस कोविड के दौरान में 25 से 35 हज़ार के दरमियान में रज़ाकारों ने इस कोविड की मुहिम के दौरान में अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से लोगों की खिदमत की है। इस वक्त ये पूरे का पूरा जो सेटअप है, जो मैंने भी आपको से ये बताया है, इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप वॉलंटियर्स पर मुश्तमिल है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और 6000 से ज़ायद लोग हैं जो मुख्तलिफ दफातर में, हॉस्पिटल्स में, प्रोजेक्ट्स के अंदर अल खिदमत के साथ मुस्तकिल तौर पर 24 आवर्स के लिए जिस तरह जॉब होती है वो कर रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी लीडरशिप जो कि हज़ारों लोगों पर मुश्तमिल है, वो सब के सब वॉलंटियर्स हैं, और उनमें से अक्सर अपनी जेब से ही सारे अखराजात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन के मुताबिक हम काम करते हैं, और जो भी रूल्स रेगुलेशन सरकार इम्पोज करती है हम उसके साथ हैं। बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट्स हमारे साथ हैं, जो इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरे का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो अमल चल रहा है। मुझे ये बताइएगा, आपका कफालत प्रोग्राम है बच्चों की, किस तरह से अगर कोई किसी बच्चे की कफालत करना चाह रहा है, आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहा है, किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मैं आपकी बात जवाब देने से पहले एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री देना चाहूँगा कि 2005 में जब कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया तो एक लम्हे के अंदर हज़ारों लोग जो हैं अल्लाह को प्यारे हो गए। एक तादाद के मुताबिक 80-90 हज़ार लोग थे। तो उसके नतीजे में बेशुमार लोग बच्चे यतीम हो गए। जब वो बच्चे यतीम हुए तो लोगों ने जाकर उनको ग्रैब करना शुरू किया। तो उस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन सोचा कि इन यतीम बच्चों के लिए हमें आगोश बनाना चाहिए। हम उसे ऑर्फन हाउस नहीं कहते। अच्छा, तो क्या ये लाहौर में भी है? जी सही। पहला आगोश जो है ना वो हमने 2005 में अटक में बनाया। ठीक। फिर उसके बाद 2010 के फ्लड के नतीजे में हमने पेशावर में बनाया। फिर अल्लाह ताला ने इसके अंदर सिस्टम में इतनी बरकत डाली कि अब ये 14 आगोश हैं। जो लाहौर के अंदर नियरेस्ट है वो शुगपुरा के अंदर। और ये काम किस तरह से? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ये तय किया कि इन आगोशों के अंदर बच्चों को वो सहूलियत देंगे जो बिल्कुल A+ होंगी। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इन 14 आगोश में इस वक्त 1200 के करीब बच्चे हमारे रह रहे हैं। उनमें से एक आगोश जो चल रहा है वो बच्चियों का भी है, और एक बच्चियों का गोश्त ज़ेर तामीर है। जो नियरेस्ट है वो ये शुगपुरा के पास है, जहाँ पे एक साहिब खैर ने मेरे को 15 से ज़्यादा एकड़ जगह जो है इस काम के लिए दी। ये हमारा एक आगोश के नाम से है, जो हम आगोश के नाम से काम करते हैं। ठीक है। दूसरा हमने फैमिली स्पोर्ट्स प्रोग्राम 2011-12 में शुरू किया। तो ख्याल आया कि इतने सारे बच्चों को तो हम नहीं रख सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 42 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा हैं। तो उसके लिए फिर ये फैमिली ऑर्फन स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है वो हमने शुरू किया। अब उस प्रोग्राम में ये है कि भी हम एक इलाके के अंदर 50 से 100 बच्चे तलाश करते हैं, उनके एक क्लस्टर बनाते हैं, उनको टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम से उनकी एप्लीकेशन लेकर, क्योंकि लीगल मैटर्स भी होते हैं, उनका कौन गार्डियन है, वारिस कौन है, उसका अकाउंट नंबर लेते हैं, बच्चा स्कूल जाता है उसका एड्रेस लेते हैं, तो सारे का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम करते हैं। उस सिस्टम के तहत इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 14,000 बच्चे, तकरीबन 14,000 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हो गए हैं। हमारा ख्याल था 5-4 हज़ार कर लेंगे, तो 14,000 बच्चे रजिस्टर्ड हो गए, और उसमें हर साल अहले खैर की वजह से बेशुमार इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है जी कि भी उस बच्चे के लिए हम 4,000 रुपया पर मंथ लोगों से अपील करते हैं, जो कि तकरीबन 125 रुपया भी पर डे से जो है वो मतलब कम बनता है, और बेशुमार लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं। तो उन बच्चों की 4 बुनियादी ज़रूरियात हम पूरी करते हैं। पहली ज़रूरत यह करते हैं कि हम वो कम अज़ कम 3 से 4 हज़ार रुपया हम उस बच्चे की वालदा या जो भी गार्डियन उसको पहुँचाते हैं, ताकि बच्चे की बुनियादी ज़रूरियात खाने पीने की छोटी मोटी उससे पूरी हो सके।
फिर उसकी तालीमी ज़रूरियात के लिए ज़रूरी है कि बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता हो। सही। उसके लिए हमारा जो FSO है, फैमिली स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है, वो उस बच्चे की तालीम को चेक करता है। फिर यह कि हम एक दफ़ा उन बच्चों को उनका तमाम मेडिकल चेकअप, पूरे लाहौर के अंदर हमने 1500 बच्चों का मेडिकल चेकअप हम शेख ज़ायद अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मिलकर करते थे। और चौथी है कि नफ्सियाती तौर पर उनको बूस्ट अप करने के लिए हमने उन बच्चों की माओं को भी नाम ये दिया ये बहादुर माएँ हैं, और बच्चों को भी ये नाम दिया कि ये बहादुर बच्चे हैं। और उन बच्चों की ये चारों ज़रूरियात जो उनकी, जिसमें उसकी खाने पीने की भी हैं, तालीम की भी हैं, तरबियत की भी हैं, और साइकोलॉजिकली उनको बूस्ट करने के लिए ये मौजूद है। टोटल कंप्यूटराइज सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी अगर आप बच्चा स्पॉन्सर करते हैं तो हम आपको बच्चे की कारकर्दगी रिपोर्ट, जो भी कुछ आप चाहेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल जाएगा। यानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक पूरा सिस्टम बनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह, है पूरा वो और सिस्टम फिर इस पर काम किया जा रहा है। मुझे ये बताएगा, कोविड के दौरान अल-खिदमत फाउंडेशन किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे? बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत रही है इस वक्त। बहुत शुक्रिया जी। इसमें दो पोर्शन है। एक पहला पोर्शन था जब पिछले साल फरवरी में पहला केस आया, तो सबसे पहले अल-खिदमत ने पहला महीने में अपनी एक पूरा सेल कायम किया, रिस्पांस सेंटर बनाया और अवेयरनेस का काम शुरू किया। फिर हमने अपने अस्पतालों के अंदर 10-11 अस्पतालों के अंदर हमने वेंटिलेटर्स का बंदोबस्त किया, बेड का किया। लाहौर के सरई अजीम अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए, और ये सब हमने हुकूमत के सुपुर्द किए कि जी आप जो भी लाना चाहें यहाँ पर लें। और फिर उसके बाद दवाइयाँ सारा कुछ करते रहे, लेकिन दरमियान में फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हुआ कि बहुत कम हो गया। अभी जो दोबारा से शुरू हुआ तो अब हम दोबारा से एक्टिव हो गए, और उसमें अवेयरनेस का कंपोनेंट्स पहले से ज़्यादा हो गया। और उसके साथ साथ जो दूसरा जो पहले नहीं था अब जो हो गया वो ये है कि वैक्सीन लगवाई जाए। हमने ये वैक्सीन लगवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया, उनको ख़त भी लिखे। हम उनसे ये कहना ये चाह रहे थे कि देखिए इस वक्त दो जगहों से वैक्सीन मिल रही है। एक सरकार है जहाँ पे अभी तक एक इतला जो डॉक्टर फैसल साहब ने दी है वो ये है कि हम 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। और दूसरा ये कि डॉक्टर असद साहब ने ये कहा कि हम 3 मिलियन की डोजेस इंपोर्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं या शायद 5 कर लेंगे। और जबकि इस वक्त सूरत ये है कि पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों को रोज़ाना वैक्सीन लगती है, और सबसे ज़्यादा 60% पॉपुलेशन जो इसराइल की है उसको वैक्सीनेशन हो चुकी है। 3% इंडिया वालों ने वो कर ली, लेकिन हम उससे बहुत पीछे। तो हमने सरकार से ये दरख्वास्त की है कि देखें एक तरफ 12,000 रुपये में प्राइवेट है, और दूसरा ये कि ये सरकारी है जो कि बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर मस्ट अप्रिशिएट करूँगा कि भी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उनके नादरा सर्टिफिकेशन पे अपॉइंटमेंट का वो बहुत एक्सीलेंट है, और ये जो मतलब उनका एक्सपो सेंटर में ये भी एक्सीलेंट काम है। तो हमने उन्हें ऑफ़र किया कि अगर आप इजाज़त दें तो हम कंसोर्शियम बनाकर मुख्तलिफ NGOs का वैक्सीन इकट्ठी मंगवाएँ, और उनको नो प्रॉफिट के ऊपर, हम नो लॉस के ऊपर हम लोगों को दें। और यकीनी तौर पर ये एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये 3-4 हज़ार रुपये के अंदर ये चीज़ हो जाएगी, और ये हम काम कर सकते हैं। और इसके साथ हम जो मुखैर हजरात हैं उनसे ये कहें कि आप जहाँ 100 लोगों को खाना खिलाते हैं तो 100 लोगों की वैक्सीन भी डोनेट कर दें, बिल्कुल, तो ताकि ये सिलसिला, और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को भी ये फ्री और डिस्काउंट रेट पे मिले ताकि वो भी अपने बच्चों को लगवा। अगर ये बहुत मुख्तलिफ जगहों से आएंगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 200 मिलियन में से अगर 50% की भी हम लगाना चाहें तो ये 100 मिलियन लोग बनते हैं। 100 मिलियन को रोज़ाना मिलियन लगेगा तो तब जाकर हमको 3-4 माह के अंदर ये, लेकिन अभी तक तो हमें केसेस जिस तरह के कोविड के बहुत बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आपने पहले भी पहली लहर की भी बात की, दूसरी की भी, अब केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब आप किस तरह से क्या हिकमत अमली अपनाएं? अभी हमारा देखें जी, वो हमारे हॉस्पिटल मौजूद हैं, वेंटिलेटर मौजूद हैं। अब भी हम हुकूमत पाकिस्तान को ये ऑफ़र करते हैं। हमारा जो थर के अंदर हॉस्पिटल था उस वक्त उन्होंने आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल को हमारे पे उनका कंट्रोल था। हमारी तमाम तरह सर्विसेज मौजूद हैं। आपके इल्म में है कि जब ये कोविड का टेस्ट होना शुरू हुआ था तो ये 8,000, 10,000, 12,000 था। उस वक्त हम 3-4 हज़ार में करते थे, अभी भी हम 4 हज़ार में करने के तैयार हैं। तो हम तो हर सर्विसेज जो है ना वो उसके लिए तैयार हैं। लोग हमारे साथ तावन करते हैं, हम वो तावन जो है वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देते हैं। सही। अब मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सफ़ेद पोश हैं, माह रमज़ान की आगे आमद है, बहुत सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, कारोबार लोगों के जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो आगे बढ़ के उनकी हेल्प कर सके। आप क्या राब्ते में रहते हैं लोगों से, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारा हर रमज़ान में ना जी एक फूड पैकेज के नाम से हम एक प्रोग्राम शुरू करते हैं। उसमें ये है जी कि किसी जगह पे 3,000 की जगह 5,000 की जगह 6,000। कैसे लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं? वो लोग जिनको ज़रूरत है और मुखय्यर हजरात जो कि आपसे राब्ता करना चाह रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप हमें, हमारी वेबसाइट पे हम मोस्टली कैश नहीं लेते,
अगर लेते भी हैं तो उसके साथ शनाख्ती कार्ड वगैरह सारा कुछ लेते हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स है। आप हमारे किसी भी अकाउंट्स में इस मद में पैसे जमा करवाएं, हम इंशाअल्लाह अजीज़ उसके, और अगर आपको स्पेसिफिक एरिया कहना चाहेंगे जी बलूचिस्तान में या सिंध में फ़लाँ जगह हो तब भी मुमकिन है। अगर ये कहें कि आप कहीं भी कर दें तो हमारे पास हम अपने अजला के ज़रिए, सूबाई दफातर के ज़रिए, ज़िली दफातर के ज़रिए ज़रूरतमंद लोगों तक ये पैसे जो है ना वो पहुँचाते हैं और उनको राशन ख़रीद कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कोविड आया था बहुत बड़े बड़े अदारे, जिसमें पेप्सी भी था और भी बेशुमार अदारे थे, जिन्होंने हमें करोड़ों रुपए दिए और हमने उनके पैसे लेकर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तरीके से किया। हम तो एक ब्रिज का काम करते हैं, आप देंगे तो ज़रूरतमंदों तक पहुँचा देंगे। तालीम, सेहत, हर मैदान में आपने बताया कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है आगे बढ़ चढ़ कर दुखी इंसानियत की खिदमत करी है। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ्यूचर प्लान में हमारा ये है जी कि भी एक तो बहुत बड़ा हमने एक रिसर्च सेंटर जो है ना, डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर, जो कि तकरीबन को 25-30 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मालिक होगा, वो हम कराची में डेवलप कर रहे हैं नेमतुल्ला खान डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से। ये हमारा विजन ये है कि कोई ऐसा टेस्ट पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए जो दुनिया में होता है वो पाकिस्तान में हो। सही। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त हमारे 10 आगोश जो हैं वो ज़ेरे तामीर हैं और 5 प्लानिंग में हैं, 14 हमारे बन चुके हैं। जब ये सारे मुकम्मल हो जाएंगे तो इनफैक्ट ये कोई 30 के करीब ये हमारे आगोश हो जाएंगे। ऑर्फन के लिए ये कि कम से कम पाकिस्तान में 42 हैं तो हम 14,000 की फ़िगर को किसी 25,000 की फ़िगर तक इसको तो ज़रूर मतलब लेकर जाएं। और इसी तरह से वॉलंटियर मैनेजमेंट जितनी भी हमारे हैं रज़ाकार हमारे साथ काम करते हैं, हम उनको मुस्तकिल बुनियादों पर करें और अपने रिसोर्सेज, ये भी सुनकर आपको खुशी होगी कि हम अपने रिसोर्सेज को भी एक बेनेवलेंट फ़ंड को हमने रजिस्टर करवाया है और उसके अंदर हम अपने कह रहे हैं कि भी इतना हमारे पास फंड्स हो जाएं ताकि आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए जो मुश्किल हालात में ऐसा ना हो कि भी आपके रनिंग एक्सपेंडिचर्स के लिए कुछ ना कुछ आपको वहाँ से मिलता है। सही। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त प्लान्स आपने बना रखे हैं और ऑब्वियसली जब इसका फ़ायदा बहुत बड़े लेवल पर आवाम को पहुंचेगा, उन लोगों को पहुंचेगा जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई मसीहा आए तो उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ये थी अहम खबर जिससे आपको आगाह किया। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं गुज़श्ता 2 दिनों में हमने देखा कि गेम्स का रुझान जो बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमने पबजी गेम्स के हवाले से 2 खबरें आपके साथ शेयर की कि किस तरह से ये गेम्स जुनून की हद तक ले जाती हैं, साइकी आपकी क्या बन जाती है, जो आप इंतहाई इकदाम उठाने तक पहुंच जाते हैं, यानी आप कत्ल तक पहुंच जाते हैं। इस तरह के वाक़यात हुए। सिकंदरिया कॉलोनी में बिलाल नामी शख्स ने पबजी गेम के स्टाइल में फायरिंग की और मुलजिम की फायरिंग से बहन, भाभी और हमसाया जाँ बहक हुआ। वालिदा और भाई शदीद जख्मी हुए। इससे कबल भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। अब ये गेम्स जिनको कभी एंटरटेनमेंट का सोर्स कहा जाता था और खेली भी इसीलिए जाती थी कि बंदा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन ये शिद्दत पसंदी की तरफ कैसे इंसान को ले जाती हैं और किस तरह से इतना इंतहाई इक़दाम एक इंसान उठा लेता है, ऐसे इंसान की साइकी क्या होती है, इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, अनीका खालिद, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीका, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। मुझे ये बताइएगा, ये गेम्स तो कभी रिलैक्स करने के लिए खेली जाती थी, अब ये शिद्दत पसंदी की अलामत बनती जा रही हैं और आपको इंतहाई इकदाम तक ले जाती हैं। ऐसा क्यों है, क्या साइकी होती है ऐसे बेसिकली इसमें ये है कि जैसे आप ही की वर्डिंग है कि हम गेम्स इसलिए खेलते हैं कि हम रिलैक्स हों। अक्सर जब पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं कि आपका बच्चा गेम खेल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खेल रहा है, तो उनका ये पर्पज़ होता है या उनका यही एक आंसर होता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, मेंटली फ्रेश हो जाए, स्टडीज़ के बाद थोड़ा सा ब्रेक मिल जाना चाहिए। लेकिन देयर इज़ अ बाउंड्री विच चिल्ड्रंस आर क्रॉसिंग डे बाय डे। अब इसमें यह है कि जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस होती है, हम उसको हैबिचुअल से वो एडिक्शन में कन्वर्ट होते हुए देख रहे होते हैं, बट स्टिल पेरेंट्स आर सेइंग कि अब इनके पास और कुछ करने के लिए एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ये इसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम करंट वाक़े की ही बात करें तो इट्स नॉट जस्ट कि गेमिंग का वो पैशन था या वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंसिटी थी। दिस वाज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड एज गेमिंग डिसऑर्डर, जिसके बेसिकली 3 से 4 पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करूँगी उसमें ये होता है कि आपकी इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी एजुकेशनल करियर में, आपकी जितने भी सोशल हैं उन सब में इम्पेयरमेंट स्टार्ट होती है। देन उन सब के रिजल्ट्स ये आते हैं जब उस चीज़ को जो है वो प्रोप आउट नहीं किया आपने, उसको कोई भी डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया,
बल्कि वो जो है डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ती चली गई है। और उसके कंक्लूजन्स में ये चीज़ें आती हैं जो अब हमें देखने को मिल रही है कि डायरेक्ट फायरिंग हुई, ये सब कुछ हुआ। होना तो एक्चुअली ये चीज़ चाहिए थी कि जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसका ड्यूरेशन बढ़ता चला जा रहा है और वो एक नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा आपका बच्चा गेमिंग को टाइम दे रहा है और कोई भी जो है वो बाउंड्री रही ही नहीं है, तो उसका जो है वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था। उसको प्रॉपर से जो है वो इसके बारे में जो है बातचीत होनी चाहिए थी और उन्हें चाहिए था कि वो इसके बारे में जो है वो रोकथाम के लिए कुछ इकदाम। अच्छा, रोकथाम के इकदाम की आपने बात की, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? घरों में आजकल तो वैसे स्कूल्स बंद हैं, सभी बच्चे गेम्स खेल रहे हैं और पेरेंट्स को पता नहीं, जैसे कि आपने कहा कि लोग कहते हैं अच्छा जी रिलैक्स हो रहा है बच्चा और कुछ करने को नहीं है। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, अलामात हैं कि आपके बच्चे में आपको नजर आना शुरू हो तो आप इन चीज़ों को या तो बंद करना शुरू कर दें या इसका टाइम लिमिट आप कम करना शुरू कर दें? अब इसमें यह है कि अगर आप एकदम से अपने बच्चे को ये कहेंगे कि हम आपके लिए गेम स्टॉप कर रहे हैं, इसके बाद आप नहीं खेलेंगे, तो आपका बच्चा ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा। इसके बाद जो है वो आपका बच्चा बजाय इसके कि आपकी बात को सुने या कन्विंस हो, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा कि जब आप एकदम से ही मना कर देंगे। इसके लिए जो स्टेप अभी फ़िलहाल आप कर सकते हैं वो ये है कि आप इसको फेड आउट करें। फेड आउट मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करें। सबसे पहले तो एक चीज़ इसमें जो ये हो सकती है कि जैसे पबजी है, पबजी की तरह और भी बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स हैं जिनकी वजह से बच्चों में अग्रेशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये अभी तो सिर्फ एक पबजी हाईलाइट हुई है, तो इसमें ये है कि इन मेकर्स के साथ भी ये चीज़ होनी चाहिए कि इनके मेकर्स की टीम में एक साइकोलॉजिस्ट हो जो इस चीज़ की मेकिंग के दौरान ही इस चीज़ को अग्रेशन के लेवल को इंश्योर करे कि अग्रेशन लेवल जो है वो कम हो। बेसिकली जब आप कोई भी गेम चूज़ करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट को बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी में अग्रेशन ऑलरेडी मौजूद है, जो कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रोवोक होता है इन गेम्स को खेलने के बाद। तो इसके लिए स्टेप ये हो सकता है कि आप सबसे पहले तो एक बाउंड्री क्रिएट करें। उस बाउंड्री के बाद आपका बच्चा अगर चाहे भी तो वो उस गेम को ना खेल सके। जैसे बहुत सारी गेम्स में ऐसे होता है कि लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के बाद नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपको वेट करना होता है या कोई ना कोई उनका की होती है या कुछ ना कुछ उनका ओपन अप होने का होता है कि उस टाइम के बाद ही आप दोबारा इस गेम को रिप्ले कर सकेंगे। या यानी इस चीज़ को हम बाइंड अप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज खुदा ना खासा ये जो वाकयात हम देख रहे हैं ये वाकयात इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पाकिस्तान के अवाम के वोटों का पहरा ना दिया, अगर आपने पाकदस्का की अवाम के मैंडेट का पहरा ना दिया, अगर आपने जो पहले अफसरों ने किया, अफसरों की कस्टडी में, पंजाब पुलिस की कस्टडी में इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हुए, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो अवाम का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। इन तमाम अफसरों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टस्का के अवाम की हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनके वोट का तहफ़्फ़ुज़, उनके वोट की हिफाजत। और अगर मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। हम ब्रेक लेंगे और नहीं जी, ब्रेक अभी हम जो है कुछ देर बाद लेंगे। मोबाइल रेट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं, सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने मोबाइल ख़रीदने हैं तो किस किस कीमत पर आपको कौन सा मोबाइल मिल सकता है। सबसे पहले हमारे पास मोबाइल कौन सा है, LG साइलो मोबाइल है और इसकी प्राइस आपके सामने है 33,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। फीचर्स इसके आप देख सकते हैं, रैम है 3 GB, मेमोरी है 32 GB। नेक्स्ट मोबाइल देख लेते हैं जी, कौन सा है, LG VU3 मोबाइल और इसकी प्राइस है जी 32,200 रुपये, रैम है 2 GB और मेमोरी है 16 GB। नेक्स्ट मोबाइल LG मोबाइल है और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं जी 32,000 रुपये में है, रैम 2 GB है और मेमोरी है जी 32 GB। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है जी, LG K50 मोबाइल है और प्राइस 31,000 रुपये में आप ये मोबाइल अगर ख़रीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। फीचर्स इसके 3 GB, इसकी रैम है और मेमोरी है 32 GB। LG V20 मोबाइल है और 30,500 रुपये में अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो ख़रीद सकते हैं। 4 GB रैम है, मेमोरी है जी 32 GB। ये थे आज के मोबाइल रेट और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, सब्जियों के रेट भी आपको बता देते हैं। सेगमेंट शामिल करते हैं आज के भाव। मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, फारहान यामीन इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी फारहान, ओवर टू यू।
सरकारी रेट के मुताबिक आलू की कीमत में 3 रुपये इजाफा हुआ है, 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। प्याज की कीमत में 1 रुपये इजाफा है, 28 रुपये। टमाटर की कीमत में 3 रुपये इजाफा है, 53 रुपये। लहसुन देसी की कीमत में 2 रुपये इजाफा है, 90 रुपये। लहसुन चाइना 160 रुपये। अदरक 310 थाईलैंड है, जबकि जो अदरक चाइना है वो आज 5 रुपये महंगी हुई है, 315 रुपये। खीरे की कीमत में 3 रुपये कमी है, 37 रुपये। करेले की कीमत में 4 रुपये कमी है, 67 रुपये। पालक देसी 19 रुपये, मेथी 39 रुपये। बैंगन की कीमत में 5 रुपये इजाफा है, 37 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। बंद गोभी 21 रुपये, फूल गोभी 47 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। शिमला मिर्च 52 रुपये, जबकि सब्ज़ मिर्च की कीमत में 2 रुपये कमी हुई है, 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। घिया कद्दू 57 रुपये। लीमू देसी की कीमत में आज भी 15 रुपये इजाफा हुआ है, 265 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। भिंडी 124 रुपये। शलजम की कीमत में 6 रुपये कमी हुई है, 21 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। अरवी की कीमत में 5 रुपये इजाफा 109 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। मटर की कीमत में 5 रुपये कमी है, 109 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। टिंडिया 37 रुपये। मूंगरे 99 रुपये। मूली 27 रुपये। गाजर देसी 42 रुपये, जबकि जो हलवा कद्दू है 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट में फ़रोख्त। ठीक है फरहान, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ज़ेनत शॉप पे जाएंगे, रेट ज़ेनत शॉप के मेरे पास हैं। बीफ पर केजी आपको 450 रुपीज़ में मिलेगा और बीफ मिन्स आप खरीद सकेंगे 565 रुपीज़ पर केजी में। मटन की प्राइस क्या है जी? पर केजी 1150 रुपये में और मटन मिन्स आप खरीद सकेंगे 1390 रुपये में। चिकन रेट्स आपके साथ शेयर करते चलते हैं जी। सरकारी नरखनामा जिसको कहा जाता है, जिंदा मुर्गी आप मार्केट से खरीद सकते हैं 242 रुपये किलो में। इसका बना हुआ गोश्त 351 रुपये किलो में दस्तयाब है। मीट रेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं एग रेट। सबसे पहले हमारे पास होगी जी रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस के मुताबिक अंडों की खरीदारी 166 रुपये दर्जन में आप कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप जाएंगे होलसेल पर 2 रुपये की बचत आप कर सकते हैं। 164 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जी गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो 165 165 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। ये है हमारे पास जी आज की तमाम रेट लिस्ट। मीट रेट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए, सब्जियों के रेट क्या है वो भी आपको बता दिए। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो अहम खबर आपके साथ शेयर की, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ा लेते हैं। मौसम की सूरत हाल जानते हैं, शहर का मौसम इस वक्त कैसा है और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। सादिया खान इस वक्त बाहर मौजूद हैं। सादिया बताइएगा मौसम कैसा है शहर का? लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो लाहौर का मौसम बदलना शुरू हो चुका है। खासकर दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से गर्मी का एहसास बढ़ चुका है। आज भी अगर लाहौर के दर्जा हरारत की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का पारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 32 से रहने का इम्कान है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में छोटे छोटे सिस्टम जो है वो लाहौर समेत पंजाब को हिट करके गुजरेंगे, जिसमें तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई भी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि रमज़ान का पहला अशरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। मौसम के लिहाज से दर्जा हरारत जो है वो कदरे बेहतर रहेगा। फिर वक्त लाहौर का मौसम खुश्क है और दिन के औकात में पारा बढ़ने की वजह से गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है। रात के औकात में भी जो है वो मौसम बदलना शुरू हो चुका है। पारा जो है वो बढ़ के 26 से 28 तक रहता है और महकमा मौसम की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अप्रैल का इख्तिताम जो है वो गर्म मौसम के साथ होगा और आने वाले दिनों में ये भी बताया जा रहा है जो सिस्टम दाखिल होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा बारिशें नहीं हैं, लेकिन दर्जा हरारत तेज़ हवाओं की वजह से काफ़ी हद तक कम रहने के इम्कान है, जिसकी वजह से बारिशें तो ज़्यादा नहीं है लेकिन तेज़ हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर दर्जा हरारत जो है वो कम रहेगा। सादिया थैंक यू सो मच, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जानते हैं आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। ब्रांड्स कौन कौन से हैं जहां पर सेल्स लगी हैं आपके साथ शेयर कर देते हैं और इन्हीं तमाम ब्रांड्स पर ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी मौजूद है। क्रॉस कल्चर अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। शेंडन अप टू 50% ऑफ। रंगजाक पे अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद है दी बीच ट्री, अगर आप यहाँ पर भी जाएंगे यहाँ पर भी आप अप टू 50% ऑफ से फायदा उठा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं।
नाज़रीन, सेगमेंट्स हमारे पहुंचे अपने इख्तिताम को, साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।